हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार सेशन में। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम एक ऐसी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एटीट्यूड है, रोमांस है और थोड़ा पैशन भी है। हम बात कर रहे हैं जॉन डन की आइकॉनिक पोएम द सन राइजिंग की। इमेजिन कीजिए आप अपने रूम में सुकून से बैठे हैं और अचानक सूरज बिना परमिशन के अंदर आ जाए। गुस्सा आएगा ना? जॉन डन ने भी वही गुस्सा इस पोएम में निकाला है। वो सूरज को गॉड नहीं बल्कि एक बिजी ओल्ड फूल बुलाते हैं। उनका कहना है कि जब वो अपने लवर के साथ है तो ये पूरी दुनिया और ये सूरज भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन का स्पेलिंग है SUNNE। तो हाँ, उस टाइम में सन का स्पेलिंग कुछ ऐसा ही रहा करता था, इसीलिए हमने भी इसे ही यूज किया है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे डन ने सूरज की क्लास लगाई है, क्यों वो कहते हैं कि उनका कमरा ही पूरी दुनिया है, और हम समझेंगे लव की वो पावर जो यूनिवर्स के हर नियम को चैलेंज करती है। तो दोस्तों, द सन राइजिंग को समझने के लिए पहले हमको इसके क्रिएटर यानी जॉन डन के दिमाग को समझना होगा। अगर आज के जमाने में डन होते ना तो वो पक्का एक रूल ब्रेकर इन्फ्लुएंसर होते। तो चलिए, द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल known for using complex logic, intellectual metaphors known as conceits. जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर माना जाता है। मेटाफिजिकल सुनने में बड़ा ही भारी एक शब्द लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। वो पोएट्री जो फिजिक्स यानी इस फिजिकल वर्ल्ड के परे जाकर फिलॉसफी और अजीब कंपैरिजंस की बात करते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और जॉन डन को इसका किंग क्यों कहते हैं, तो अभी कमेंट करके बताएं, हम इस टॉपिक पर एक अलग डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। He broke the traditional soft style of the Elizabethan poetry. उस जमाने में पोएट्स फूल पत्तियां और चांद तारों की बातें करते थे, पर डन वो तो भाई अलग ही थे। वो साइंस, ज्योग्राफी और लॉजिक को प्यार से जोड़ देते थे। डन की जिंदगी दो हिस्सों में बांटी थी। पहले वो एक वाइल्ड लवर थे जो ऐसी शरारती और रोमांटिक पोएम्स लिखते थे। बाद में वो एक प्रीस्ट यानी धर्मगुरु बन गए और रिलीजियस पोएम्स लिखने लगे। द सन राइजिंग उनकी उस रेबेलियस लवर वाली फेज की एक पोएम है। उन पोएम्स का स्टाइल ऐसा रहता था, मिक्सचर ऑफ पैशन एंड रीजनिंग। ही डजंट फील लव, ही थिंक्स लव. So, The Sun Rising was written during his early years, reflecting his youthful, defiant and deeply romantic spirit. John Donne को The King of Wit कहते हैं। उनके पास दिमाग बहुत तेज था। वो ऐसे आर्गुमेंट्स देते हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अच्छा, विट का मतलब है इंटेलिजेंस और ह्यूमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, जॉन डन की ये पोएम द सन राइजिंग पब्लिश की गई थी 1633 में एंड इट वाज पब्लिश्ड पोस्टहमसली, मतलब उनके गुजर जाने के बाद इसको पब्लिश किया गया था, और इसे पब्लिश किया गया था उनके सॉन्ग्स एंड सोनेट्स वाले कलेक्शन में। तो दोस्तों, पोएम शुरू करने से पहले एक बड़ा शब्द समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, और वो है मेटाफिजिकल कंसीट। अब ये क्या है? सिंपल भाषा में जब एक पोएट दो ऐसी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं हो, लाइक कंपेयरिंग लव टू अ मैथ कॉम्पस और अ मैप। तो मेटाफिजिकल कंसीट का डेफिनेशन है अ फार फेच्ड एंड इलैबोरेट मेटाफर दैट कंपेयर्स टू हाईली डिसिमिलर थिंग्स। तो कहाँ है कंपस और कहाँ है प्यार? तो ये मेटाफिजिकल कंसीट का पर्पस क्या है? To surprise the reader and show off the poet's wit यानी intelligence. ये सिर्फ चांद तारे वाली बातें नहीं है, इसमें दिमाग लगता है। पोएट ऐसे लॉजिक देता है जिससे आपका सर घूम जाएगा, पर फिर आप कहोगे अरे वाह क्या बात कही है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस पोएम में डन पूरी दुनिया के राजा और गोल्ड माइंस को अपने बेड पर ले आते हैं। कैसे, वो हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन। डन पहली ही लाइन में सूरज को बिजी ओल्ड फूल कह रहे हैं। उनका मतलब है कि तुम बिना वजह यहाँ वहाँ क्यों घूमते रहते हो और तुम्हारा एक ही मकसद है लोगों को डिस्टर्ब करना। अनरूली क्यों? इसीलिए क्योंकि सूरज को लगता है कि वो हर जगह का बॉस है, पर डन के लिए वो बस एक डिसिप्लिन्ड पुराना बुजुर्ग है जो अपनी लिमिट्स भूल रहा है। Why dost thou thus through windows and through curtains call on us? डन थोड़ा सा परेशान होकर पूछते हैं, तुम्हें किसने कहा कि तुम पर्दों और खिड़कियों के पीछे से हमें जगाओ?
उनका पॉइंट ये है कि उनकी प्राइवेट लाइफ और उनका प्यार सूरज की ड्यूटी से भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मजेदार बात है, बाकी पोएट्स सूरज की तारीफ में पोएम्स लिखते हैं, पर डन कह रहे हैं कि उनका लव, उनका प्यार इतना बड़ा है कि सूरज की रोशनी उनके लिए बस एक डिस्टर्बेंस और इंट्रूडर है, यानी बिन बुलाए मेहमान। उनके लिए सूरज कोई भगवान नहीं बल्कि एक अननोइंग अलार्म क्लॉक जैसा है जिसे उन्होंने सेट भी नहीं किया था। मस्ट टू द इमोशंस लवर्स सीजन्स रन। डन पूछते हैं, क्या ये जरूरी है कि हम लवर्स भी तुम्हारे इमोशंस यानी सूरज के उगने और ढलने के हिसाब से चले? दुनिया के लिए दिन तब शुरू होता है जब सूरज उगता है और साल तब बदलता है जब धरती सूरज का चक्कर लगाती है। पर डन कह रहे हैं कि लवर्स का वक्त अलग होता है। उनके लिए सुबह तब होती है जब वो एक दूसरे को देखते हैं और वक्त तब रुक जाता है जब वो साथ होते हैं। Saucy pedantic wretch, go-tied late school boys and sour apprentices. Saucy pedantic wretch. यहाँ डन ने 3 बड़े ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज किया है। Saucy, जिसका मतलब होता है ढीठ या डिसरिस्पेक्टफुल। पेडांटिक, ये वो होता है जो छोटी छोटी बातों और रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जैसे वो टीचर जो 1 मिनट लेट होने पर क्लास में एंट्री नहीं देते। और रेच, एक बेचारा या अनोइंग इंसान। डन कह रहे हैं, तुम एक ऐसे बोरिंग टीचर की तरह हो जो बस रूल्स फॉलो करवाना जानता है। गो चाइड लेट स्कूल बॉयज एंड सावर अप्रेंटिसेस। चाइड का मतलब है डांटना। डन कह रहे हैं, जाओ और उन स्कूल के बच्चों को डांटो जो सुबह देर से उठते हैं और स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। या फिर उन प्रेंटिसेस को, प्रेंटिसेस का मतलब होता है वर्कर्स, उन वर्कर्स को जगाओ जो गुस्से में अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। Go tell court huntsmen that the king will ride. Call country ants to harvest offices. यहाँ देखिए कैसे डन सूरज को डिलीवरी बॉय बनाकर बाहर भेज रहे हैं। Go tell court huntsmen that the king will ride. पुराने जमाने में राजा महाराजा सुबह सुबह शिकार पर जाते थे। डन कह रहे हैं, जाओ और उन कोर्ट के शिकारियों को जगाओ और उन्हें बताओ कि राजा का राइड पर जाने का वक्त हो गया है। वहां तुम्हारी जरूरत है ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। कॉल कंट्री एंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। यहाँ डन ने एक बहुत ही मजेदार वर्ड यूज किया है जो है कंट्री एंट्स। वो खेत में काम करने वाले किसानों को चींटियां कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूर से खेत में काम करने वाले लोग छोटी छोटी चींटियों जैसे लगते हैं जो बस मेहनत करने के लिए लगे रहते हैं। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम। डन कह रहे हैं कि दुनिया की हर चीज मौसम और क्लाइमेट के हिसाब से बदलती है। सूरज भी कभी गर्मी देता है तो कभी सर्दी, लेकिन लव यानी प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। इस पर ना मौसम का असर होता है, ना ये किसी बॉर्डर या ज्योग्राफी को मानता है। नॉर आवर्स, डेज, मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। डन कह रहे हैं कि ये जो घंटे, दिन और महीने हैं ये रैग्स ऑफ टाइम हैं। रैग्स का मतलब होता है पुराने और फटे हुए कपड़े या कपड़ों के टुकड़े। इमेजिन कीजिए, टाइम एक बहुत बड़ा कपड़ा है और हमने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है ताकि हम अपना काम मैनेज कर सके। डन के हिसाब से ये टुकड़े उन लोगों के लिए है जो रूटीन में जीते हैं। अब आते हैं स्टैंजा 2 पर, जहां डन का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। Thy beams so reverent and strong, why should you think? यहाँ thy का मतलब है तुम्हारा, यानी your। ये ओल्ड इंग्लिश टर्म्स है। thou मतलब तुम, thy मतलब तुम्हारा। यहाँ डन 2 वर्ड्स यूज करते हैं, रेवरेंट जिसे सब इज्जत देते हैं जैसे कोई एल्डर या प्रीस्ट, और स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। दुनिया के लिए सूरज की किरणें बहुत पावरफुल और पूजनीय होते हैं। Why shouldst you think? लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो, यानी तुम्हें इतनी गलतफहमी क्यों है कि तुम बहुत महान हो? डन ये सूरज से पूछता है। डन बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारी पावर और इज्जत है ये सिर्फ लोगों का वहम है। मेरे लिए तुम बस एक आम सी रोशनी हो। I could eclipse and cloud them with a wink. डन कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारी रोशनी बहुत तेज है ना? अरे मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम पर ग्रहण लगा सकता हूँ। और वो ये कैसे करेंगे? सिर्फ अपनी एक आंख झपक कर।
जैसे ही आप अपनी पलकें बंद करते हैं आपके लिए सूरज गायब हो जाता है। बट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। लेकिन डन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों भाई? डन कहते हैं मैं अपनी आंखें बंद तो कर लूं, पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो उतनी देर के लिए मैं अपनी लवर का चेहरा नहीं देख पाऊंगा और मैं उन्हें अपनी नजरों से 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। वो सूरज को हरा तो सकते हैं पर वो हारना पसंद करेंगे सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बिलवड को देखते रहे। He just don't want to lose her sight even for a second। 1 सेकंड के लिए भी वो नहीं चाहते कि मेरे बिलवड मेरे आंखों के सामने से कहीं दूर चले जाएं, यानी मैं उसे देख नहीं पाऊं। If her eyes have not blinded thine। डन सूरज को कहते हैं अगर तुम्हारी आंखें मेरी लवर की आंखों की चमक देखकर अंधी नहीं हुई है तो बताना, क्योंकि उसकी आंखों में तुमसे कई गुना ज्यादा तेज रोशनी है। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। जाओ पूरी दुनिया को चक्कर लगाओ और कल जब तुम वापस आओगे, थोड़ा लेट ही आना, हमें जल्दी नहीं है, तो मुझे एक बात बताना। तो क्या बात बताना? Whether the both the Indias of spies and mine be where thou leftst them or lie here with me। उस जमाने में 2 इंडियाज बहुत फेमस थे। एक था ईस्ट इंडीज जो स्पाइसेस और मसालों के लिए जाना जाता था, और वेस्ट इंडीज जो गोल्ड माइंस के लिए फेमस था। तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडीज में पड़ जाता है हमारा इंडिया जो मसालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। डन सूरज से कहते हैं जाओ चेक करो कि क्या वो दोनों इंडियाज अपनी पुरानी जगह पर है या फिर वो दोनों यानी सारा खजाना और सारी खुशबू आज मेरे बेड पर मेरी लवर के रूप में लेटी हुई है। यहाँ पोएट ने हाइपरबोले का यूज किया है। हाइपरबोले क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहना कि वो रियलिटी से परे लगे पर सुनने में बहुत इम्पैक्टफुल हो। जैसे हम कभी कभार कहते हैं ना, मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है, वो एक हाइपरबोले है। तो डन ने सिर्फ ये नहीं कहा कि उनकी लवर खूबसूरत है, उन्होंने कहा कि पूरे ईस्ट इंडीज के मसाले यानी फ्रेगनेंस और लग्जरी और वेस्ट इंडीज का सोना यानी वेल्थ और प्रेशियसनेस उनकी लवर के अंदर समाया हुआ है। आस्क फॉर दोज किंग्स whom thou sawest yesterday। डन सूरज से कहते हैं कल जब तुम अपना चक्कर लगा रहे थे तो तुमने दुनिया भर के बड़े बड़े राजाओं को उनके थ्रोन्स पर बैठे हुए देखा होगा। जाओ और आज उनके बारे में पूछो। And thou shalt hear all here in one bed lay। तुम्हें जवाब मिलेगा कि वो सारे के सारे राजा यानी उनका सारा पावर और उनका स्टेटस आज इसी एक बेड पर लेटे हैं। डन यहाँ कह रहे हैं कि उनका बेडरूम पूरी दुनिया की कैपिटल बन गया है। दुनिया के सारे किंग्स सिर्फ फेक या कॉपी है, असली पावर तो इस कमरे में है जहां प्यार है। All here in one bed lay। तो फाइनली हम आ चुके हैं इस पोएम की लास्ट स्टैंजा पर। She's all states and all princes I। डन ने पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। वो कहते हैं मेरी लवर हर वो स्टेट, कंट्री या किंगडम है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और मैं उन सारे स्टेट्स का अकेला प्रिंस हूँ। तो इसका मतलब है कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को बनाते हैं। Nothing else is। डन कह रहे हैं हमारे अलावा और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, बाकी पूरी दुनिया, लोग, ऑफिसर्स, पॉलिटिक्स सब एक धोखा है, एक शैडो है। असली रियलिटी सिर्फ हम दोनों हैं। Princes do but play us। डन कहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े प्रिंस यानी राजकुमार हमें कॉपी करते हैं। उन्हें लगता है कि वो असली पावर एंजॉय कर रहे हैं, पर असली रॉयल्टी तो लवर्स हैं। कंपेयर्ड टू दिस, हमारे इस प्यार के मुकाबले, ऑल ऑनर्स मिमिक। दुनिया में जितनी भी इज्जत, ऑनर है वो सब मिमिक है यानी नकली है, एक कॉपी है। असली इज्जत तो वो है जो 2 लवर्स एक दूसरे को देते हैं। ऑल वेल्थ एल्केमी। उस जमाने में एल्केमी एक ऐसी साइंस थी जहां लोग सस्ते मेटल्स जैसे लेड को सोना बनाने की कोशिश करते थे, और जो कि अक्सर ही एक धोखा होता था। डन कह रहे हैं कि दुनिया की बाकी सारी दौलत एल्केमी की तरह फेक और टेम्पररी है, असली सोना तो मेरा प्यार है। Thou sun
art half as happy as we. डन कहते हैं, ए सूरज, तुम हमारे मुकाबले सिर्फ आधे खुश हो, क्योंकि सूरज अकेला है और लवर्स साथ हैं। डन कह रहे हैं कि तुम पूरी दुनिया को रोशनी तो देते हो, पर तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है जिसकी आंखों में तुम अपनी रोशनी देख सको। In that the walls contracted thus. Contracted का मतलब होता है सिकुड़ जाना या छोटा हो जाना। डन कह रहे हैं, तुम्हें लगता है तुम्हें पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ता है क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, पर सच तो ये है कि पूरी दुनिया कॉन्ट्रैक्ट होकर यानी सिमट कर हमारे इस बेडरूम में आ गई है। Thine age asks ease. डन कहते हैं, देखो सूरज, तुम अब काफी बुजुर्ग हो गए हो और इस उम्र में तो थोड़ा आराम बनता ही है। क्यों रोज इतनी मेहनत करके पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हो? And since thy duties be to warm the world, that's done in warming us. तुम्हारी ड्यूटी क्या है? यही है ना कि तुम पूरी दुनिया को वार्मथ दो। That's done in warming us. अब आता है मास्टर स्ट्रोक। डन कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अब हमारे इस कमरे में सिमट गई है, तो अगर तुम सिर्फ हम दोनों को वार्म कर दो तो तुम्हारी पूरी दुनिया की ड्यूटी अपने आप पूरी हो जाएगी। हमें चमकाओ और समझो पूरी दुनिया चमक गई। Shine here to us and thou art everywhere. डन कहते हैं, सूरज, तुम्हें अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सिर्फ हम दोनों पर चमक रहे हो तो समझ लो तुम पूरी दुनिया पर चमक रहे हो। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनका पार्टनर ही एवरीवेयर यानी हर जगह है। This bed thy center is, these walls thy sphere. पुराने जमाने में लोग मानते थे कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। डन यहाँ अपनी नई एक थ्योरी दे रहे हैं, द लवर्स थ्योरी। वो कहते हैं, आज से यूनिवर्स का सेंटर कोई धरती या सूरज नहीं बल्कि ये बेड है। These walls thy sphere. स्फीयर्स का मतलब होता है वो रास्ता या ऑर्बिट जिस पर प्लैनेट्स घूमते हैं। डन कहते हैं, तुम्हारा पूरा ऑर्बिट अब इसी कमरे की दीवारें हैं, बस इसी के एक चक्कर लगाओ और तुम्हारा काम खत्म। तो दोस्तों, ये था जॉन डन की एक ऐसी मास्टरपीस जो हमें उनकी पर्सपेक्टिव से दुनिया को एक नए रंग में दिखाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो हम किसके ऊपर बनाएं। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग द जर्नी।